साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों को पढ़ रहे हैं। साथियों, सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों की ये पूरी बुकलेट है। वैसे तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके पास एक घर पे भी होनी चाहिए। तो आप अगर इस शिक्षण विधियों की या फिर काव्य शास्त्र एवं शिक्षण विधियों की पूरा ये नोट्स का एक सेट है, पूरा का पूरा जो है साथियों बहुत तगड़े नोट्स हैं। आप इन नोट्स को अपने घर पर जरूर मंगवाइएगा। बहुत अच्छे नोट्स है साथियों। आप चाहे सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या टेट का दे रहे हो, ये शिक्षण विधियाँ बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है साथियों। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो मतलब इन शिक्षण विधियों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। चलिए साथियों, पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण एवं कविता शिक्षण संबंधी विधियां कौन कौन सी है, इन्हें हम लोग देखने वाले हैं। पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण से संबंधित, पद्य कहो या काव्य कहो या कविता कहो, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण, कविता शिक्षण संबंधी जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। पहले तो हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि पद्य शिक्षण होता क्या है। पद्य शिक्षण क्या होता है साथियों। तो चलिए यहाँ पर जो है पद्य शिक्षण के बारे में बताया गया है। यानी कि जो पद्य शब्द है वो पद धातु से बना है। किससे बना है? पद धातु से बना है, जिसमें यत प्रत्यय जोड़ा गया है। याद रखना, यत प्रत्यय, पद धातु में यत प्रत्यय जोड़ने पर वो पद्य बना। के योग से ये बना है साथियों। और इसका ये सबसे मेन है साथियों, मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य तो मैंने आपको जो हमारे जो कौशल हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुबोपल्ली, जो मैंने आपको सूत्र भी बताया था, सुबोपल्ली। सु से मतलब सुनना, बो से मतलब बोलना, और प से मतलब पढ़ना, और ली से मतलब लिखना। तो उनके भी उद्देश्य आपको कन्फर्म याद होने चाहिए साथियों। तो ये ध्यान रखना भाई। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति या भावानुभूति इसके अंतर्गत होनी चाहिए। रसानुभूति से मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी पोयम या कविता या किसी को भी पढ़ रहे हैं, वहां पर हमें आनंद आ रहा है या भाव उसका हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार किस भाव से लिखा गया है। सौंदर्य अनुभूति का मतलब है कि वो कविता कितने अच्छे छंद लयबद्ध इसमें लिखी गई है। तो ये सौंदर्य अनुभूति कहलाती है साथियों। तो जो पद्य शिक्षण है उसका सबसे मेन उद्देश्य होता है रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति या भावानुभूति। साथियों ये याद रखना आप इस बात को, क्योंकि ये सबसे मेन है, ये पूछा भी जाता है कि पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फिर ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। आगे फिर इसमें बताया गया है, पद्य का सर्वप्रथम जो दर्शन है वो ऋग्वेद में मिलता है साथियों। पद्य का हमें सबसे पहले जो भाव है प्रकट जो होता है वो कहाँ प्रकट होता है? ऋग्वेद से। सर्वप्रथम संपूर्ण पद्य युक्त जो वेद लिखा गया था वो साम वेद है। आप सबको पता है कि साम वेद को हम लोग गे वेद भी कहते हैं साथियों। ये गीति काव्य में लिखा गया वेद है। तो याद रखना, संपूर्ण पद्य युक्त जो वेद है वो कौन सा रहा है? साम वेद रहा है साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर थोड़ी जो क्लास है ना वो थोड़ी लंबी लिया करो। साथियों मैं ये कहता हूँ कि क्लास लंबी तो मैं ले लूंगा, लेकिन वो कोई देखता नहीं है। 30 से 35 मिनट की जो क्लास होती है वो सही होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पीरियड भी होते हैं वो 45 मिनट से ज़्यादा का पीरियड नहीं होते। जो लंबी लंबी क्लासेज होती है ना वो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं देखते हैं। तो छोटी छोटी क्लासेज होती है तो बोर भी नहीं होते हैं और वो हमारा काम चल जाता है। ये होना चाहिए भाई, मेरी तो सोच ये है। और मित्रों, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, ये मैं आपसे मतलब बहुत खुश हूँ। और साथियों मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का स्पेशल कोर्स लॉन्च हुआ है कोटा ऑनलाइन क्लासेस की ओर से। आप उन कोर्स को जरूर लीजिए साथियों, बहुत बेनिफिट होगा। कोई 5,000, 8,000, 10,000 इस तरह से रेट कोटा ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं रखता है। मात्र 1100 रुपये रेट रखिए साथियों, बताइए आप। जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पर। नोट्स भी प्रोवाइड होंगे आपको, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड होगी, सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होंगे सब। तो आप मस्त रहिए, ठीक है ना। अब आगे देखें यहाँ पर। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है पद्य शिक्षण के बारे में क्या कहते हैं? जब मनुष्य प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों से ऊंचा उठकर
अपने योग क्षेम, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि को भूलकर अपनी पृथक सत्ता से छूटकर केवल अनुभूति मात्र रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि सभी को भुला करके केवल वो अनुभव करता है। जब भी पद्य शिक्षण, जब भी कोई कविता, जब भी कोई काव्यांश पढ़ता है, तो वो सबको भुला करके केवल अनुभव करता है, सौंदर्य अनुभूति करता है साथियों, वहाँ पर रसानुभूति करता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, तब हम उसे जो है साथियों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त हृदय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, मुक्त हृदय कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे हम लोगों ने क्या कह दिया है, कविता कहा है साथियों। कुल मिला के बात यह है कि जिससे हमें भाव प्रकट होते हैं, जिससे हमें रसानुभूति होती है, वही कविता है साथियों। जब मनुष्य किसी पद्यांश या काव्यांश को पढ़ता है, जब उसे इन चीज़ों की प्राप्ति होती है, जैसे काव्यांश सौंदर्यानुभूति प्राप्त होता है, रसानुभूति की प्राप्ति होती है, भावानुभूति की प्राप्ति होती है, तो वही कविता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इस परिभाषा में और इस कोटेशन में कहा है। अब कविता की परिभाषा यहाँ पर एक और दी है, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। कविता की एक परिभाषा और है, कविता सदा से ही भाषा की साहित्यिक एवं कलात्मक सौंदर्य अनुभूति का प्रमुख स्रोत रही है। ये सबसे मुख्य लाइन है साथियों। कविता सदा से ही भाषा की एक तो साहित्यिक और कलात्मक सौंदर्य अनुभूति का प्रमुख स्रोत है। साहित्य और कलात्मकता का जो भाव है, वो कविता के अंदर देखने को मिलता है। आदिकाल से ही वह मानव हृदय में आनंद और रस का संचार करती है, कविता बिल्कुल सही है। इसी कारण मानव हृदय कविता के प्रति जितना विमुग्ध होता है, उसकी रमणीयता में रमना चाहता है और उसकी भाव लहरियों का अवगाहन कर आनंद विभोर होना चाहता है साथियों। तो जिस कविता को पढ़ने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को ही कविता नाम दिया गया है। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, कविता कहते हैं साथियों। तो कविता की विमुग्ध विमुग्ध होता है, उसकी रमणीयता में रमना चाहता है और उसकी भाव लहरियों का अवगाहन कर आनंद विभोर होना चाहता है साथियों। उतना उतना भाषा की अन्य कृतियों में नहीं। कविता में ये कौन सी रमणीयता है, उसमें वे कौन से सौंदर्य तत्व हैं जो जो साथियों आबाल वृद्ध मानव हृदय को इस प्रकार अपने में निमज्जित कर लेती है। साथियों, कविता एक ऐसा काव्यांश होता है जो अपने विभोर को, अपने मन को अपनी तरफ जोड़ लेता है। जब भी उसे कोई पाठक पढ़ता है, जब भी कोई उसे पढ़ने वाला पढ़ता है, तो वो भाव विभोर हो जाता है, उसमें खो जाता है, उसमें डूब जाता है और उससे सौंदर्य अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। तो वो कविता बताई गई है। आगे है, प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्रियों एवं विचारकों ने अपनी 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 दृष्टि से काव्य के सौंदर्य तत्वों का दूसरे शब्दों में उसकी आत्मा का उल्लेख किया है साथियों। आगे फिर यहाँ पर बताया गया है, देखिए, विश्वनाथ कविराज के अनुसार विश्वनाथ कविराज ने क्या कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। साथियों, ये याद रखना, वाक्यम रसात्मक काव्य जो परिभाषा दी है काव्यांश की, वो साथियों किसके, विश्वनाथ कविराज की है, याद रखना। रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। साथियों, अगर किसी काव्य से आनंद की प्राप्ति नहीं है, तो वो काव्यांश नहीं है, ऐसा कविराज जो है विश्वनाथ कहते हैं। तो काव्यांश वही है जिसमें आनंद की प्राप्ति हो, रस की अनुभूति हो। फिर पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा, पंडित जगन्नाथ ने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही क्या है, काव्यांश है। तो इसमें तो वाक्यांश में यहाँ व आ रहा है, विश्वनाथ में भी व आ रहा है, तो इस तरह से वाक्याम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ, तो इसमें क्या ट्रिक बना लेंगे हम, रज, यहाँ से र और जगन्नाथ का ज, तो रज। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसका किसने बोला था, ज, यानी कि पंडित जगन्नाथ ने बोला था साथियों। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेना। इसके बाद में है, आचार्य आनंदवर्धन क्या कहते हैं, आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, काव्यस्य आत्मा ध्वनि,
यानी कि जहाँ पर भी ध्वनि वाली बात आ जाए वो आनंदवर्धन की है। जहाँ जहाँ पर भी ध्वनि वाली बात आ जाए वो आनंदवर्धन की ही परिभाषा मान लेना आप उसको। तो आनंदवर्धन ने क्या कहा, काव्य काव्यांश या काव्य आत्मा ध्वनि, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, एक ही बात है। ध्वनि ही जो है काव्य की क्या है, आत्मा है। फिर वामन जी क्या कहते हैं, वामन के अनुसार रीतिर आत्मा काव्यस्य, तो इसका ट्रिक मैंने बनाया था रीवा, ने री और यहाँ से ले लिया वा, तो रीतिर आत्मा काव्य से, रीति ही काव्य की आत्मा है, ऐसा कहने वाले कौन है, वामन है। ध्वनि वाले तो आनंदवर्धन है, रीति वाले कौन है, वामन है। फिर इसके बाद में मम्मट जी आते हैं। मम्मट जी क्या कहते हैं, तत् दोषो शब्दार्थो सगुणाव अलंकृति पुनः कवापि दोष रहित गुण युक्त प्राय अलंकृत, पर कभी कभी अनअलंकृत शब्द और अर्थ को ही क्या कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। तो ये आचार्य मम्मट कहते हैं इसको। तो इसका ट्रिक बना लो, तम या टी एम बना लो, ठीक है ना। तो तद दोषोर शब्दार्थ सगुणा अलंकृति पुनः कवापि, यानी कि दोष रहित गुण युक्त प्राय अलंकृत या अनअलंकृत शब्द अर्थ को ही हम लोग काव्य कहते हैं। आचार्य कुंतक ने फिर क्या परिभाषा दी साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सेकंड ग्रेड में अगर जिसने इन शिक्षण विधियों को कोटा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ लिया ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है, देख लेना आप लोग, ठीक है। आचार्य कुंतक ने क्या कहा, वक्रोति काव्य जीवितम, वक्रोति काव्य जीवितम, ठीक है, यानी कि वक्रोति ही काव्य की क्या है, आत्मा है। वक्रोति काव्य जीवितम आचार्य कुंतक कहते हैं। तो इसकी ट्रिक बना लो, वकु, क्या बनाओगे, वकु, वक्रोति काव्यम वक्रोति काव्य जीवितम। तो किसने कहा, आचार्य कुंतक ने कहा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसकी परिभाषा देते हैं काव्यांश की, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, कविता वह साधन है जिसके द्वारा, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ साथ हमारे रागात्मक संबंध की भी रक्षा होती है और उसका निर्वाह भी होता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी परिभाषा में कहते हैं। तो ये काव्यांश की परिभाषा, कविता की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है साथियों, तो इनको जरूर से जरूर आप लोग ध्यान रखना मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। अब कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, बहुत तगड़ी बातें हैं साथियों। कविता शिक्षण के उद्देश्य पढ़ना बहुत जरूरी है और ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, ध्यान रखिएगा। पहली बात है, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। सबसे मुख्य बात है कि शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण हो, उचित गति और यति लय और भाव के अनुसार कविता का स्वर वाचन होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य तो यह है साथियों, ठीक है ना। और वैसे तो मुख्य उद्देश्य क्या है कविता या पद्य शिक्षण का, रसानुभूति होनी चाहिए, ठीक है ना, भावानुभूति होनी चाहिए, सौंदर्यानुभूति होनी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है कविता शिक्षण का। लेकिन यहाँ पर एक और उद्देश्य बताया गया है, क्या है कि सबसे पहले तो शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण हो जब भी हम उसको पढ़ें, उचित गति यति लय के साथ उसको पढ़ें, ये होना चाहिए, और भाव के अनुसार कविता का सस्वर वाचन करना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य माना गया है। फिर आगे बताया गया है नंबर 2 पे, कविता के प्रति सामान्य अनुराग मतलब प्रेम, कविता के प्रति जो सामान्य अनुराग है, जो प्रेम है, वो क्या होना चाहिए, पढ़िए। सुरुचिपूर्ण कविताओं का संकलन होना चाहिए, स्वयं कविता रचना का प्रयत्न और अभ्यास करना चाहिए, प्रमुख कवियों की रचनाओं तथा काव्य धारा का परिचय प्राप्त करना चाहिए, कविता कंठस्थ करना चाहिए, उचित भाव भंगिमा एवं भाव अभिव्यंजना के साथ स्वस्वर उसको पढ़ना चाहिए, अंतः कथाओं को जानना, समान भावों की कविताएं ढूंढना और कंठस्थ करना चाहिए। ऐसा कविता के प्रति सामान्य जो प्रेम है वो ये देखा जाता है सबके अंतर्गत। फिर आगे है तीसरे नंबर पर, कवि द्वारा व्यंजित भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं को समझना, ग्रहण करना और रसास्वादन करना चाहिए।
कवि द्वारा कोई भी भाव दिया गया है या अनुभूति दी गई है, कल्पना आदि चीज़ों को समझना चाहिए, उनके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए और रसास्वादन हमें करना चाहिए। अब क्या-क्या बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है साथियों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले है प्रस्तुत कविता के मुख्य भावों और विचारों को ग्रहण करना और कवि के आशय को समझना चाहिए। मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान और तत्संबंधी भावानुभूति होनी चाहिए। कविता के मूल प्रेरणा तत्वों को समझना चाहिए। कवि की अन्य रचनाओं को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। वाच्यार्थ के साथ-साथ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को भी समझना चाहिए। व्याख्या करनी चाहिए एवं तत्व संबंधी भावों और विचारों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की कोशिश भी करनी चाहिए साथियों। तो ऐसा इसमें बताया गया है। फिर आगे देखो यहाँ पर, फिर कहा गया है, बहुत तगड़ी बातें हैं साथियों, इनको ध्यान रखना भाई। आगे है यथा आवश्यक तन्निहित प्रसंगों की उद्भावना कर सकना। अब अगला पॉइंट आता है छात्रों की रागात्मक शक्तियों का उदात्तीकरण, सात्विक भावों का उद्बोधन एवं उदात्त भावों का संवर्धन करना। यानी कि इसका मतलब यह है कि छात्रों के अंदर जो भी क्वालिटीज हो उन्हें हमें सामने लाना चाहिए, सभी के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। आगे है पांचवा पॉइंट आता है छात्रों की कल्पना शक्ति को जागृत करना चाहिए कविता के माध्यम से तथा उन्हें मौलिक कल्पना के लिए प्रेरित करना चाहिए। मौलिक कल्पना मतलब सत्य जो यथार्थ है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। अब आता है सबसे मुख्य, कविता शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। कविता शिक्षण की विधियां उचित प्रकार से सौंदर्य बोध एवं अनुभूति को योग्यता विकसित करने की दृष्टि से कविता शिक्षण को अनेक विधियों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। साथियों, कविता शिक्षण की सबसे पहले विधि आती है गीत प्रणाली। मतलब कविता को गाकर पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले विधि है गीत प्रणाली। फिर कविता में हम लोग नाट्य प्रणाली को भी लेते हैं, सब विधियों के नाम है। फिर आती है शब्दार्थ कथन प्रणाली। फिर है प्रश्न उत्तर जिसको हम लोग खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ये सारी शिक्षण विधियां हैं कविता के लिए। फिर आती है व्याख्या प्रणाली। फिर आती है, अब व्याख्या में कौन कौन सी आती है, व्याख्या के अंतर्गत व्यास प्रणाली, तुलना और समीक्षा, ये तीन जो शिक्षण विधियां हैं वो व्याख्या शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। व्यास, तुलना और समीक्षा। ठीक है ना, तो याद रखना जो कविता शिक्षण की विधियां हैं वो कौन कौन सी है, गीत शिक्षण विधि, नाट्य शिक्षण विधि, शब्दार्थ कथन शिक्षण विधि, प्रश्न उत्तर या खंडान्वय शिक्षण विधि या व्याख्या शिक्षण विधि। प्रणाली मतलब शिक्षण विधि। व्याख्या के अंतर्गत व्यास, तुलना और समीक्षा जो है शिक्षण विधियां आती है साथियों। तो अब एक एक शिक्षण विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है गीत प्रणाली यानी कि गीत शिक्षण विधि। तो सबसे पहले गीत शिक्षण विधि को देखिए। सबसे पहले गीत शिक्षण प्रणाली या गीत शिक्षण विधि क्या होती है। इस प्रणाली का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में होता है। देखो, सबसे मुख्य बात तो ये है कि गीत शिक्षण विधि यानी कि इस शिक्षण विधि से जब कविता का हम लोग जो है सस्वर वाचन करते हैं तो गीत के माध्यम से करते हैं, उसको गाकर करते हैं। तो ये जो शिक्षण विधि है ये सर्वश्रेष्ठ जो मानी जाती है वो मानी जाती है प्रारंभिक कक्षाओं में, क्योंकि बच्चा जो है ना उसमें बहुत आनंद लेता है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में गीत शिक्षण विधि को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बच्चे स्वभाव से ही संगीत प्रेमी होते हैं, इसी कारण बाल गीत, छंदबद्ध लय वाले गीत बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं। इन गीतों या लयात्मक पद्यों को पढ़ाने की प्रणाली गीत प्रणाली कहलाती है। प्रणाली मतलब शिक्षण विधि। शिक्षक स्वयं स्वर एवं ताल के साथ गीत पढ़ता है और बच्चे फिर अनुकरण करते हैं। बालकों द्वारा समवेत सस्वर पाठ भी कराया जाता है। समवेत सस्वर पाठ मतलब एक साथ भी बुलाया जाता है, एक समूह में एक साथ। सस्वर पाठ में अनावश्यक हाव भाव एवं अंग संचालन नहीं होना चाहिए और उचित रीति से पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए साथियों। आगे है, इन गीतों या पद्यों की शब्दावली बड़ी सरल और ध्वन्यात्मक होती है। बालक सरलता पूर्वक इन्हें कंठस्थ कर लेते हैं और लय एवं ताल के साथ पढ़ने में आनंद की अनुभूति करते हैं। यही इस प्रणाली का विशेष गुण है
ये प्रणाली केवल प्राथमिक स्तर के लिए ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है कविता में साथियों। ये किसके लिए है? प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। चलिए अगली प्रणाली आती है साथियों कविता शिक्षण में। जो अगली विधि है वो है नाट्य शिक्षण विधि। तो नाट्य प्रणाली जो क्या होती है इसको भी एक बार पढ़ते हैं। नाट्य प्रणाली प्रारंभिक स्तर पर अनेक गीत ऐसे पढ़ाने होते हैं जिनमें क्रियात्मकता अधिक होती है। साथियों कोई भी कविता ऐसी है जिसमें क्रियात्मकता का भाव हो, जहाँ कुछ ना कुछ हमें करना पड़े गाने के साथ साथ, तो वहां पर वो जो है साथियों कौन सी होती है? नाट्य शिक्षण विधि होती है कविता शिक्षण विधि के अंतर्गत। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये प्रणाली भी प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है साथियों, जिसमें क्रियात्मकता अधिक होती है, ऐसे गीतों को नाट्य या अभिनय प्रणाली से पढ़ाया जा सकता है। कार्य अथवा भाव प्रदर्शन के लिए बालक उचित भाव भंगिमा और अंग संचालन के साथ कविता पढ़ते हैं। इस प्रणाली से कक्षा में बड़ा ही सजीव और सरस वातावरण बन जाता है और बच्चे आनंद मग्न बने रहते हैं। इस प्रणाली के प्रयोग में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक अनावश्यक उछल कूद न करने लगे और कविता में निहित क्रिया एवं भाव के सूचक रूप में ही अभिनयात्मक तथा नाटकीयता का प्रदर्शन करें। ये प्रणाली भी केवल किसके लिए उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। अब अगली बात आती है तीसरे नंबर पर शब्दार्थ कथन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है जो कविता शिक्षण के लिए? अगली जो शिक्षण विधि आती है शब्दार्थ कथन प्रणाली। चलिए शब्दार्थ कथन प्रणाली में देखिएगा, शब्दार्थ कथन प्रणाली, इस प्रणाली का प्रयोग जो है साथियों कक्षा 4 और 5 से ही प्रारंभ हो जाता है और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक चलता रहता है साथियों। शब्दार्थ कहने का मतलब जब भी कविता को पढ़ाया जाता है, कोई भी काव्यांश को पढ़ाया जाता है तो उसमें कठिन शब्दों को उनका सरल शब्दों में अर्थ बताया जाता है। तो क्लास 4 5 से ये स्टार्ट हो जाती है और उच्चतर कक्षाओं तक ये जो प्रणाली है ये कविता शिक्षण के लिए कार्य करती है या काम आती है साथियों। तो ये जो प्रणाली है वो किसके लिए? 4 5 से लेकर के उच्चतर कक्षाओं के लिए। कहने का मतलब उच्चतर कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। ये प्रणाली परंपरागत प्रचलित प्रणाली है। हम लोग इसे आज भी यूज कर रहे हैं, पहले भी चली हुई आ रही थी, इसलिए परंपरागत प्रचलित प्रणाली है और आज भी शिक्षक इसका अनुसरण करते जा रहे हैं, पर इसे कविता शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इस प्रणाली में शिक्षक किसी छात्र से कविता पढ़ने को कहता है और कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए प्रणाली का अर्थ बताते और पूरा पीरियड ही खत्म हो जाता है। कभी कभी छात्रों से भी अर्थ पूछ लेता है, पर सामान्यतः शिक्षक ही पूरी कविता का अर्थ स्पष्ट करता है इसके। तो मतलब ये अच्छी नहीं मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ इसको नहीं माना जाता। आगे देखिए, कविता पढ़ाने की यह विधि सर्वथा दोषपूर्ण है। शब्दार्थों पर बल देने से कविता का पाठ शुष्क और गद्यवत हो जाता है। इस प्रणाली में छात्रों को शब्दार्थ ज्ञान तो हो जाता है, पर कविता के सौंदर्य तत्वों का बोध नहीं हो पाता है और वे आनंद भी नहीं ले पाते हैं। शिक्षक को माध्यमिक कक्षाओं में कविता पाठ पढ़ाते समय छात्रों का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए और कविता के सौंदर्य तत्वों की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए, पर शब्दार्थ कथन प्रणाली में इसका अवसर नहीं मिल पाता। कविता सुपाठ का भी अवसर इस प्रणाली में नहीं मिलता। कहने का मतलब जो है, अगर हम लोग शब्दार्थ कथन प्रणाली को कविता में यूज करेंगे तो ये एक अच्छी नहीं मानी जाती है, ये एक दोषपूर्ण है। इसमें बच्चों के शब्दार्थ तो बढ़ जाएंगे, शब्दों का अर्थ भी उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो इसमें सक्रिय नहीं रहेंगे। तो इसलिए बच्चों को जब भी कुछ भी पढ़ाया जाए उनका सक्रिय भागीदार होना बहुत जरूरी माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। अब अगला है प्रश्न उत्तर अथवा खंडान्वय प्रणाली। प्रश्न उत्तर या खंडान्वय, प्रश्न उत्तर कहो या खंडान्वय शिक्षण विधि कहो, एक ही बात है। कविता को एक एक पंक्ति एवं उसके एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हैं साथियों। एक पंक्ति पढ़ाई फिर क्वेश्चन पूछा, या एक एक भाग ले लिया फिर उस पर प्रश्न पूछा, तो ये होती है प्रश्न उत्तर या खंडान्वय प्रणाली। ठीक है, आगे बालकों से उत्तर प्राप्त करते हुए यथावश्यक
स्वयं स्पष्ट करते हुए कविता का अर्थ बताने की विधि प्रश्नोत्तर अथवा खंडान्वय प्रणाली कहलाती है। या तो बालकों से अर्थ लिया जाता है या फिर टीचर जो अध्यापक होता है उनके अर्थ को और उनके जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है और आंसर भी देता है। ठीक है। ये प्रणाली भी बहुत कुछ गद्य शिक्षण प्रणाली की ही भांति होती है, जिसमें पद्यांश के खंड खंड करके प्रत्येक तथ्य भाव या विचार के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है और अभीष्ट उत्तर प्राप्त करते हुए संपूर्ण विषय वस्तु का परिचय छात्रों को करा दिया जाता है। ये विधि अपनाने से कविता की विशेष सामग्री तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका जो सौंदर्य है छात्रों को नहीं हो पाता। संपूर्ण पाठ विकास प्रश्नों का ही क्रमोत्तर विकास जैसा प्रतीत होता है। अतः यह प्रणाली कविता के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। ये जो प्रणाली है वो कविता शिक्षण के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसी तरह से अर्थबोध जो प्रणाली थी वो भी उपयुक्त नहीं मानी जाती। ठीक है, क्योंकि कविता में मुख्य बात है उसके रागात्मक तत्वों से तादात्म्य स्थापित करना। राग, भाव, सौंदर्य, आनंद इसकी अनुभूति होनी चाहिए, तब कविता प्रणाली की बात करेंगे। ठीक है ना साथियों, तो ये खंडान में मतलब पद्य शिक्षण के लिए ज्यादा प्रयुक्त होती है। फिर भी कहीं कहीं इस प्रणाली का प्रयोग कविता शिक्षण में किया जा सकता है, जैसे वर्णात्मक इतिवृत्तात्मक कविताओं में, जिनमें अनेक तथ्य और विचार गुंफित हो और अनेक प्रसंगों का समावेश हो, यह प्रणाली सफल वहां पर हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर आती है साथियों, पर वहां पर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि खंड खंड अर्थ स्पष्ट करा लेते, पर पूर्ण कविता का अर्थ समग्र रूप से भी स्पष्ट हो जाना चाहिए और तन्निहित सौंदर्य तत्वों का बोध और अनुभूति भी छात्रों को हो जानी चाहिए। तो साथियों, अब इसके बाद में हम लोग जो है कहाँ से पढ़ेंगे, व्याख्या प्रणाली से। व्याख्या प्रणाली जो है कविता शिक्षण की एक शिक्षण विधि है। तो व्याख्या भी आप लोगों को पता है कि पारंपरिक प्रणाली है या पारंपरिक शिक्षण विधि है एक एक तरह से कविता शिक्षण के लिए। तो आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर अगली क्लास में देखते हैं व्याख्या प्रणाली से हमारा कविता शिक्षण चल रहा है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।